Hi students, very few people have joined us. I'm waiting for one more minute to others to join. Okay? I am going to start now. Only 11 people have joined. So guys, today's topic would be time value of money in economics. I'm going to share my screen. Give me a minute. Can you see my screen now? Yes, ma'am. Okay. So this is, I think, a new topic for you guys. You might not have heard about it before, but it is very important in economics also, if we consider it as India as an economic powers. There are certain decisions which we take for which time value of money is very much important. So I'll explain you what exactly it is. Topic for today would be this: time value of money. The next topic in your syllabus, if you will refer. I'm telling you guys, every time I start any new lecture, any new topic, I tell you people to refer the syllabus so that you can have the idea where are we, where we have started from, and what all we have covered, and what can be our next topic. Every topic obviously is interrelated to the other topic of the syllabus also. So time value of money is the next topic we'll see in your syllabus. क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं हम लोग, जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ उसके हिसाब से टॉपिक वाइज. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, these three words: time, value of money. So time, when I say time value, means the value or the importance of the money or the power, the purchasing power of the money. पैसे का जो वैल्यू है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है. आप मानते हो ये चीज कि डिफरेंट गिवन पॉइंट इन टाइम में, टू से सपोज टू गिवन टाइम है कि एक आज का टाइम है और एक से 5 इयर्स पहले का टाइम है, या 5 इयर्स आने वाले टाइम 5 साल बाद का टाइम है. तो क्या उसकी जो मनी वैल्यू जो है, कोई भी हम एक अमाउंट ऑफ मनी अगर कंसिडर करते हैं, कुछ भी अमाउंट आप ले लीजिए, तो क्या उसका वैल्यू सेम रहता है विद दी विद टाइम, या वो चेंज होता है? तो चेंज होता है मैम. वो चेंज होता है. दैट्स राइट. तो वो चेंज कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीजन हो सकते हैं, चेंज क्यों होती है वैल्यू टाइम, वो टाइम के हिसाब से? आज भी 10,000 रुपया 10,000 रुपया ही है, 5 साल के बाद भी वो 10,000 ही रहेगा.
या रुपी जो है वो आज भी 1 रुपी है, इट विल बी रिमेनिंग 1 रुपी ओनली आफ्टर 5 years ऑल्सो, हम उसको 1 रुपी बोलने वाले हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो चेंज क्यों होता है वैल्यू? और वैल्यू चेंज होने का क्या मतलब होता है कि क्या मतलब वैल्यू चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा? मैम प्रोडक्टिविटी के वजह से होता है, प्रोडक्ट्स के रेट हाई हो जाते हैं। दैट्स राइट, वेरी राइट। सो दैट इज हाई, जो रेट्स आपने बोला प्राइसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, सो द कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इज इन्फ्लेशन। दिस इज वन ऑफ द रीजन, वेरी गुड रीजन। हु हैज गिवन दिस? किसने बोला है ये? मैम देवाशीष मंडल। ठीक है, तो okay, so now I will be giving you the statement, basically the definition that what exactly time value of money is. इन्फ्लेशन जो होता है बेसिकली वो रीजन भी होता है कि अगर राइज इन दी प्राइसेस भी होता है वो, लेकिन प्राइसेस भी राइज क्यों होते हैं ना, प्राइसेस भी राइज क्यों होते हैं, ये सब चीज़ें मैं इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं आज में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द आइडिया, ठीक है, दैट मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम, मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम मतलब आज के टाइम में जो मनी अवेलेबल है, कैन बी एनी अमाउंट, इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर, कि उसका जो वर्थ है आज में, जो अमाउंट प्रेजेंट टाइम में जो अमाउंट ऑफ मनी है उसका जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो बहुत ज़्यादा है देन दैट ऑफ द फ्यूचर टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल लाइक आर एंसेस्टर्स की अगर हम बात करें, अगर हमारे पेरेंट्स की हम बात करें, तो एट व्हाट सैलरी दे हैव जॉइंड और व्हाट वाज देयर अर्निंग्स इन देयर टाइम, या व्हाट वर देयर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस कितने हुआ करते थे उस टाइम में, आज से अगर 40 साल पहले की बात करें या 30 साल पहले की बात करें, तो वो सब चीज़ें बहुत डिफरेंट थी देन दैट ऑफ टुडे। And obviously in future after maybe 10 years, 20 years, 30 years, 40 years down the line, things will again not remain same the way it is today in present time. Why? Because money जो भी है उसका वैल्यू जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज पहले से भी होता आ रहा है और आगे भी होगा ही। तो पुराने टाइम में कम पैसों में ज़्यादा काम हो जाया करता था, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ दैट मनी वॉज मच मोर देन दैट ऑफ वॉट वी हैव इट फॉर टुडे। यानी कि 10,000 रुपये में जो हम आज चीज़ें खरीद सकते हैं, 20 साल पहले हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे 10,000 रुपये में ही, जितनी हम आज खरीद सकते हैं। एग्री? सो इट इज़ द सेम थिंग कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी रिड्यूसेस इन फ्यूचर। So this is that the value of the money changes with time. That is what time value of money is. Got the point? ये topic का meaning समझ आ गया? एक summary के क्या है exactly it is. So time value of money is an important concept in economics also, financial management में भी, otherwise भी in the individual's life also बहुत important है। As an individual भी अगर आप economics में ना भी apply करो, अपनी personal life में भी इसको invest इस पर्टिकुलर चीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए या अदरवाइज भी कंसिडर आप नहीं करोगे तो यू विल बी इन लॉस। So we should be reading, we should be studying this topic and understanding that what exactly is the importance of the time value of money and how we can implement this in our personal lives also. And as far as we are studying economics, तो हम कैसे इकोनॉमिक्स हमें एज अ कंट्री हमें कैसे हेल्प कर रहा है ये। अब देखो, जैसे अगर हम अपनी इंटरनेशनल करेंसीज से कंपैरिजन करते हैं इंडियन रुपी का, तो वैल्यू बहुत कम हो गया है। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी ओनली यूज्ड टू पे 50 रुपीज फॉर $1, या इसका सेम कुछ अमाउंट डिफरेंट होगा जो आज है किसी और करेंसी के अगेंस्ट में भी। ज़्यादातर यूएस डॉलर इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में, उसी में ही काम होता है, तो हम उसी से मेजर करके मैं आपको एग्जांपल ज़्यादा दे रही हूँ। बट अदरवाइज एवरी कंट्री हैज़ गॉट देयर ओन करेंसी, उसकी अपनी वैल्यू है और कन्वर्जन वैल्यू दूसरी करेंसी में भी उसका एक है, मतलब हर करेंसी का अपना एक वैल्यू है। तो नाउ अगर हमें $1 किसी को पे करना है तो we'll have to pay 75 rupees. There was a time when we had to pay 50 rupees. There could have been a time 50 साल पहले शायद और कम देना पड़ता होगा, ठीक है। सो इट कैन बी यूज टू कंपेयर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव, सॉल्व प्रॉब्लम्स, लोन्स। हम बहुत बार क्या करते हैं हमारी कंट्री में ना, जैसे अभी since this BJP government, we have taken so many loans from other countries also to invest and have brought the new projects in our country. इकोनॉमी में नए नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए हमने कई सारे लोन्स भी लिए हुए हैं दूसरी कंट्री से। तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फैक्टर करना चाहिए था, और शायद गवर्नमेंट ने किया भी हो में भी, कि आज अगर हम लोन ले रहे हैं इसका कॉस्ट इतना आ रहा है जो हमें उस कंट्री को पे करना है, 10 years डाउन द लाइन शायद वो उतना नहीं रहे।
ज़्यादा बढ़ जाए, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फैक्टर करना हमें चाहिए व्हेन एवर वी आर मेकिंग एनी डिसीजन, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेदर इट इज़ लोन लेने का डिसीजन, या कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का डिसीजन है, तो उसमें जो भी चीज़ें हमें फैक्टर करनी है एज फार एज द मनी इज कंसर्न, हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करना चाहिए. सो देयर इज अ फॉर्मूला गिवन फॉर दिस, हाउ टू कैलकुलेट द पीवी इज प्रेजेंट वैल्यू, एफवी इज फ्यूचर वैल्यू. सो दिस इज द फॉर्मूला. इसको इस तरीके से याद कर लेना, इसी तरह से ही हम इसको लिखना है, और ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का भी आपको अलग से मार्किंग होगा. जो आप इसमें वन ले रहे हो, आई क्या है, एन क्या है, वो सब आपको नीचे इस तरीके से डिफाइन कर देना है. पीवी और टेकिंग, या इट इज स्टैंडिंग फॉर प्रेजेंट वैल्यू फॉर योर फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू के लिए एफ पी है. इस तरह से आपको नीचे ये एक्सप्लेन भी कर देना है. नंबर ऑफ पीरियड्स अंटिल एफ इज रिकवर. ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स के मतलब अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू से 5 साल की, 3 साल की, 10 साल की, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ पीरियड 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर, व्हाटएवर. ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी एक इलस्ट्रेशन के साथ, इसमें कैसे हमें आगे कंटिन्यू करना है. बाय पुटिंग द वैल्यूज हाउ कैन यू एक्चुअली कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू अगर हमारे पास है तो उससे प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, आई वुड वांट टू इंटरप्ट इन बिटवीन, इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूँ ये चीज़. मैं एक बार देख लेती हूँ कि हमने मॉड्यूल वाइज जो सिलेबस है हमारा इकोनॉमिक्स में, आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं गाइस. तो मैंने जो आपका मॉड्यूल 1 है, देयर आर 6 मॉड्यूल्स इन दी एंटायर सिलेबस ऑफ आवर्स. अगर आपने इकोनॉमिक्स का अपना सिलेबस देखा होगा तो उसमें 6 मॉड्यूल्स हैं टोटल उसमें, जिसमें से कि 1 मॉड्यूल हम कवर कर चुके हैं. नाउ यू विल हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट फॉर दैट यूनिट. तो मैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से जितने भी प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी. आप उनमें से अपना चॉइस ऑफ कोई भी टॉपिक चूज करके और आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा. असाइनमेंट आपको हैंड रिटन मुझे देना होगा. मैं कोशिश करूंगी ग्रुप पर वो असाइनमेंट आपको दे दूँ. ठीक है, तो मंडे है आज, आप फ्राइडे या सैटरडे तक, लेटेस्ट पे सैटरडे भी आप मुझे वो असाइनमेंट मेल कर सकते हैं स्कैन करके, या फोटो आप फोन से क्लिक करके, कैसे भी करके मुझे वो हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए होगा फ्रॉम एवरीबडी ऑफ यू टू सबमिट इट एंड ईमेल मी दैट. इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी है, या यूनिट 1 में या मॉड्यूल 1 में भी अगर आपको कुछ दूसरे मतलब टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी आप मुझसे भी पूछ सकते हो. और मैं आपको प्रोस्पेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं 2-3 जितने भी बनते हैं वो मैं आपको आज में असाइनमेंट का जो काम है ग्रुप में मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगी आज में. तो आपके पास 4-5 डेज है, प्लीज मेक इट एंड सबमिट इट टू मी. कंसिडर कि वो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा which is like divided among whatever number of questions you will get as per the standard format of the एग्जामिनेशन. उसको कंसिडर करते हुए कि अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कितना बड़ा आप लिखोगे, और उस हिसाब से आपको करना है. इंटरनल मार्क्स में ईच असाइनमेंट का मैंने 2 मार्किंग करा है कि अगर किसी भी पर्सन का मुझे असाइनमेंट फॉर टोटल देयर विल बी 6 असाइनमेंट फॉर ईच मॉड्यूल. 6 मॉड्यूल तो 6 असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे मुझे. एक असाइनमेंट का 2 मार्क अगर होगा तो आपको वो, अगर नहीं सबमिट होगा आपका रिस्पेक्टिव किसी का भी असाइनमेंट, तो वो फिर आपका इंटरनल्स में हैम्पर करेगा मार्किंग में, इंटरनल मार्किंग में. सो प्लीज बी cautious and serious about this and submit your handwritten assignments to me within this week for module 1, and I will try to complete your module 2 in this week so that उसका आप next week में मुझे submit कर दें. ठीक है, इससे रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं तो मुझे बता दीजिए. ठीक है, तो मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आपको सब समझ आ गया. टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं आज में कंसिडर करके इस टॉपिक को अभी कवर करके कंप्लीट कर देती हूँ. एंड इन नेक्स्ट अपकमिंग whatever number of lectures we have, I will try to cover capital budgeting and all that rest of all the methods, modern techniques or the methods of capital budgeting in the next classes of ours, so that module 2 is covered in this week. Okay, coming back to my PPT, this formula you can see now. The reasons ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करना ही क्यों पड़ रहा है, कंसिडर पढ़ना भी क्यों पड़ रहा है, या वैल्यू ऑफ मनी कम या ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है.
उसके रीजंस क्या हैं? ये रीजंस हैं. द फर्स्ट रीजन वुड बी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन. वी डू नॉट नो कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा. जैसे कि अभी हमें लास्ट ईयर 2020 के पेंडेमिक के बारे में नहीं पता था. वी वर हैविंग नो आइडिया कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में किस प्राइस पर मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अवेलेबल होगा नहीं होगा, प्रोड्यूस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई सर्विस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, और जो अवेलेबल होगा भी मार्केट में क्या वो बिक भी पाएगा या नहीं बिक पाएगा. somebody would purchase it or not. अब this particular situation was completely uncertain. Nobody had any idea. किसी बिजनेस ने इस पर्टिकुलर पेंडेमिक के बारे में कोई प्लान नहीं किया था. Obviously everybody is facing the losses. Everybody, almost everybody. There are certain good market, big players in the market जो मतलब इस पर्टिकुलर पेंडेमिक को ओवरकम भी कर पाए हैं और आगे बैक टू प्रॉफिट भी आ गए हैं या स्टार्ट कर दिया है बिजनेस. या देयर वर सम बिग मार्केट प्लेयर्स या कुछ इंडस्ट्रीज विच डिड नॉट हैम्पर मच, बट फर्क हर किसी को पड़ा ही है इससे. सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है, फ्यूचर का पता ही नहीं है कि कब मार्केट में पैसे की क्या वैल्यू होगी. इसीलिए हमको दिस बिकम्स वन ऑफ द रीजन. इसलिए हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना ही है. अगर हमें सारा कुछ पता हो कि फ्यूचर में क्या क्या होगा, आज जो हम कर रहे हैं एग्जैक्टली हमें पता है क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हम प्लान कर रहे हैं क्या वो प्लान एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट हो पाएगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट बिकॉज इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर. हमें कल का ही नहीं पता है. सो फॉरगेट अबाउट लॉन्ग टर्म या 1 साल 2 साल के बाद की बात भी हम करें तो दैट इज वेरी अनसर्टेन. लेकिन लॉन्ग टर्म में भी वी आर नॉट श्योर कि क्या हो सकता है हमारे साथ. सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बिकम्स वन ऑफ द रीजन फॉर दिस. इन्फ्लेशन जैसे बताया देवाशीष ने कि बहुत इम्पोर्टेंट एक ये रीज़न भी बनता है कि हमें पढ़ना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि एवरी टाइम हर इकोनॉमी में चाहे स्लो हो या ज़्यादा हो लेकिन इन्फ्लेशन रहता ही है. there is always rise in the prices of the products or any service. सपोज करिए कुछ भी एक छोटा सा प्रोडक्ट का एग्जांपल हम रूटीन लाइफ का अगर लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है तो आज वो हमें जो मिल रहा है जिस प्राइस पे वो अगले साल उसका प्राइस महंगा ही हो जाएगा. नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उसका और प्राइस बढ़ के ही मिलेगा हमें. मॉडल चेंज कर देती है कंपनी, मॉडल के हिसाब से कुछ और उसमें नया फीचर ऐड कर दिया, प्राइस और बढ़ गया, राइट. So inflationary economy में money received today has more purchasing power than the money to be received in future. And then अगर हम इंडिविजुअली भी अप्लाई करें या अपने ऊपर भी आप अप्लाई करके अगर देखें कि आज जो आपके पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल वट एवर मनी वी हैव, it has got more purchasing power than that of it will have after 2 years, 3 years, 4 years. फॉर एग्जाम्पल एक लाइफ टाइम एग्जाम्पल हम लोग अभी भी आपकी फी का ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल the fee which you are paying for particular course of yours you are doing in your college, जो आप आज पे कर रहे हैं 5 साल बाद ये फी एग्जैक्टली सेम कोर्स की नहीं रहने वाली है. हो सकता है सिलेबस सेम रहे, हो सकता है कॉलेज भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, but fee will not be same. It will rise, it will raise, right. So it means the purchasing power of money will be lesser after 5 years than that of what it has today. So rupee today represents a greater real time purchasing power than that of the rupee in future. Same amount of money आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए लॉस पर है और आज वो सेम अमाउंट ऑफ मनी परचेजिंग पावर उसकी ज़्यादा है. ओके, सो दैट इज इन्फ्लेशन. कंजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है इसका. क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी प्रोडक्शन के बारे में है, कंजम्पशन के बारे में है. कंज्यूम जो हम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स जनरली कंजम्पशन अपना चेंज करते ही रहते हैं. उनका जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो सेम रहेगा ही नहीं. आपका भी, हमारी भी नीड्स वांट्स जो है वो सेम नहीं रहती हैं. आप देखिए कोई 2 इयर्स का एक बेबी है, 5 इयर्स का बेबी है, देन 10 इयर्स, एंड वी आर से टीनेजर्स, एंड देन एक्सक्यूज मी प्लीज साहिब. So
every individual has got their own consumption taste या preference रहता है हर किसी का, और वो चेंज होता है टाइम के साथ. आज अगर आपको किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर उस चीज़ की इंपॉर्टेंस ना रहे, आपका टेस्ट बदल जाए, आप यू शिफ्ट टू सम अदर थिंग्स. तो कंजम्पशन ऊपर नीचे हो रही है, चेंज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, इसलिए भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे लिए important to, and it becomes consumption becomes one of the reasons. Then investment opportunities, there are opportunities, an investor can profitably use the received money today to get a higher return tomorrow. Investment opportunities का क्या मतलब हुआ, किसी भी इकोनॉमी के लिए भी या इंडिविजुअल के लिए, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं तो हमें पूरी इकोनॉमी को एज एन इंडिया एज एन इकोनॉमी लेकर चलना पड़ेगा. बट अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी हम बात करें तो जैसे ये एग्जांपल नीचे मैंने इसी साइड में आपको दिख रहा है. If an individual is given an alternative to either receive 10,000 रुपया now, यानी कि 10,000 रुपीज आज आपको दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल यू बीइंग एन एनी इंडिविजुअल, इफ यू आर गिवन टू ऑप्शंस, मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ कि 10,000 रुपीज हैं, आज ले लो या 1 साल के बाद लेना या 3 साल के बाद लेना, वट एवर टाइम पीरियड, तो एवरीबडी वुड कंसिडर कि आज ही मिल जाए. वो क्यों है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन. पहले चीज तो पता नहीं फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं. तुम बोल तो रहे हो ठीक है 1 साल बाद दे दोगे, क्या पता 1 साल बाद तुम ही ना रहो देने के लिए, राइट. फ्यूचर इज अनसर्टेन. सेकंड चीज, शायद आप आज ये जो लोगे ये पैसा 10,000, इसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं आगे इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक में डाल सकते हो, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, तो उसका वैल्यू बढ़ेगा. These are all the reasons that any individual will choose to receive the money today and not in future, because that money has got more purchasing power today. शायद 10,000 का जो फर्नीचर आपको आज मिल जाए वो शायद 5 साल बाद नहीं मिलेगा, 2 साल बाद नहीं मिले उतने का, वो फर्नीचर ही महंगा हो जाएगा. या कोई भी प्रोडक्ट की बात भी करूँ मैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, कोई भी एनीथिंग ऑफ आवर कंजम्पशन would have a higher money cost or maybe the price in future. So every individual will have this alternative to get the money today itself. अच्छा, इसके अगर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ आती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इकोनॉमी में भी और बिजनेस में भी. जो ये पॉइंट्स हैं आप इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा कि बिजनेस में तो ऑब्वियसली नीड है ही सब चीज़ों की, लेकिन बिजनेसेस से ही तो बन रहा है ना, इकोनॉमी में भी तो बिजनेस से ही बन रहा है. व्हाट इज इकोनॉमी, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी कंट्री में काम हो रहे हैं, जितनी भी जगह से पैसा आ रहा है, एग्रीकल्चर हो गया, कोई और प्रोडक्शन चीज़ें हो गई, स्कूल्स, एजुकेशन सेगमेंट हो गया, हर चीज़ से जो कंट्री को या इकोनॉमी को पैसा मिल रहा है, दैट इज ऑल, या डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस से पैसा मिल रहा है, दैट इज ऑल जीडीपी उस इकोनॉमी का. तो इम्पोर्टेंस जो ये पॉइंट्स की है, आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि बिजनेस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड देन सेम इंपॉर्टेंस इज देयर इन द इकोनॉमिक्स ऑल्सो एज द कंट्री एज एन इकोनॉमी एज अ होल. स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेसेस हो, लार्ज स्केल बिजनेसेस हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में बहुत हेल्प करती है. अगर हमें ये पता है कि आज की टाइम वैल्यू ये है, इस पैसे का इतना वैल्यू है और 5 साल बाद इसकी इतना परसेंटेज ऑफ द वैल्यू घटने वाला है, मे बी 10% इसका रिड्यूस हो जाएगा, 20% से रिड्यूस हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्मार्टली और ठीक तरीके से ले पाएंगे. कैपिटल बजटिंग इज अगेन द सेम थिंग. When a business chooses to invest money in a project, कि मतलब हमें जो भी कैपिटल हमने रेज किया है उसको हम किस प्रोजेक्ट में लगाएं, नहीं लगाएं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं बिजनेस का, नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नई सेगमेंट लगा रहे हैं, या हम सेम ही सेगमेंट में एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन डिसीजंस के लिए भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बहुत इंपॉर्टेंस है. वो कैसे, कि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स की बात अगर मैं करूँ, तो फॉर एग्जांपल वी नीड दी इन्वेस्टमेंट मनी इन दिस ईयर एज से 2 लाख रुपीज़, और अगर मैं इसी को इकोनॉमी लेवल पे बात करूँ तो शायद 2 लाख करोड़ रुपीज़ की अगर मुझे इस साल में ज़रूरत है, तो शायद इंडिया को नेक्स्ट ईयर 2 लाख से ज़्यादा के अमाउंट की ज़रूरत होगी. और हम अगर 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सेम वैल्यू ही रखते जाएंगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि मनी ने तो वैल्यू लूज करना ही है फ्यूचर में, और हम सेम आज के हिसाब से अगर वैल्यू रखेंगे और प्लानिंग कर रहे हैं 5 ईयर्स बाद की, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो चाहे वो कैपिटल डिसीजन हो, it will be wrong. So time value of money has got its importance in these decisions so that we can calculate the money accordingly. यही सेम एग्जांपल आप दे सकते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि कंपनीज अप्लाई करती ही हैं ये किसी भी प्रोजेक्ट में. सपोज कोई 2 प्रोजेक्ट्स उनको
उनके पास है ऑप्शन में, ऑफर है, तो वो इस पर्टिकुलर चीज को एनालिसिस करेंगी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग या प्रोजेक्ट की, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज IRR. These basically are the methods to calculate the time, this TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से, क्या 10% का है, 20% का है, या शायद शुरू के ईयर्स में कुछ भी ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5-6 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, हम उतना टाइम तक वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं अर्निंग्स के लिए। ये सारा कुछ कैलकुलेशन एनालिसिस कहलाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमें कंसिडर करना ही है। अगर हम नहीं कर रहे हैं और हम आज की वैल्यू पर बात करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे 10 साल बाद की, तो वो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है कुछ। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर अब हम वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट अगर करें कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में मैं डाल के बात करूंगी अब आपसे इस पर्टिकुलर चीज़ में दिखा के कि अगर 10,000 रुपीज़ की आज वैल्यू 10,000 रुपया है, ठीक है, एक ऑप्शन है आपके पास कि ये 10,000 रुपीज़ आप आज ले लो, बी ऑप्शन आपके पास है कि ये 10,000 रुपीज़ आप 3 इयर्स के बाद ले लो। पैसा अमाउंट उतना ही है, लेकिन टाइम डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, 3 इयर्स का टाइम डिफरेंस है, टाइम गैप है। तो अब एक इंडिविजुअल को अगर हम 10,000 रुपीज़ आज मिलते हैं, या सपोज मेरी इनकम आज होती है 10,000 रुपये की, रादर देन कि वो इनकम 10,000 रुपये की मुझे 3 साल बाद हो, तो वो अगर आज होती है तो इट विल बी अ बेनिफिट टू मी कि मैं 3 साल में उसका इंटरेस्ट भी तो अर्न कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट मैंने किसी बैंक में 10,000 रुपये जमा कराया, मैंने उसको खर्च नहीं करा, खर्च तो अदरवाइज भी नहीं करूंगी अगर मेरे पास ऑप्शन दूसरा है कि 3 इयर्स के बाद मिल रहा है। तो अगर मेरे को आज मिल रहा है और मैंने वो बैंक में डाल दिया, सपोज उसका एक इंटरेस्ट रेट मैंने 4.5% इसमें लेकर दिया है, तो पर्सन एक साल में इतना कमाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल में और उसमें ऐड हो जाएगा, तीसरे साल में और उसमें ऐड हो जाएगा, तो 3 इयर्स के बाद जो उसके पास वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू होगा उस अमाउंट का, वो कितना होगा, 10,000 प्लस इंटरेस्ट। 10,000 जो उसका आज की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट रेट वट एवर 4.5% के हिसाब से मैंने इस पर्टिकुलर उसमें लिया है, इसमें कि 4.5% के हिसाब से उसको अगर साल में मिल रहा है 10,000 का, तो 450 रुपया उसको एक साल में मिला। नेक्स्ट ईयर में उसका वैल्यू हो जाएगा, सेकेंड ईयर के एंड में उसका वैल्यू हो जाएगा 10,920, थर्ड ईयर में उसका वैल्यू हो जाएगा 11,411। तो एक इंडिविजुअल जिसको 10,000 रुपीज आज मिले हैं, 3 साल बाद उसने उसकी वैल्यू 11,411 रुपए कर ली। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इट एंड अर्निंग सम इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। हम आज के टाइम में जब भी कभी पैसे की बात करेंगे, पैसे को प्रोक्योर करने का एक कॉस्ट